इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए कि कैसे इस तस्वीर में कार्टून के रूप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपने हाथ में जिहादी गिरोह का झंडा लिए अगुवाई करते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं, तस्वीर में यह भी दिखाया गया कि भूपेश बघेल के पीछे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर और राजनांदगांव के कांग्रेसी नेता नवाज खान चल रहे हैं। दरअसल इस कार्टून वाली तस्वीर को छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने सोशल साइट हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है। भाजपा द्वारा किए गए इस पोस्ट के बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर भाजपा के लिए पोस्ट को निम्न स्तरीय बताते हुए कहा कि जो धरती मां बमलेश्वरी की हो, जहां सिखों का बड़ा गुरुद्वारा हो, जिस धरती पर भगवान महावीर और बुद्ध के लाखों अनुयायी रहते हों, भाजपा सिर्फ वोट के लिए उस संस्कारधानी पवित्र धरती को भाजपा नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी, वादा खिलाफी और जनता के आक्रोश एवं राजनांदगांव के जो निष्क्रिय सांसद है संतोष पांडे, उसकी असफलताओं पर पर्दा करने के लिए, जनता के मूल मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए निम्न स्तरीय और ओछी राजनीति कर रही है। राजनांदगांव जो संस्कारधानी है, जहां माता बमलेश्वरी का धाम है, जहां सिख समाज के गुरुद्वारा है, जहां बौद्ध के मानने वाले लोग हैं, जहां अनेक धर्म और गुरुओं के पूजा करने वाले लोग हैं, जहां महावीर के पूजा करने वाले लोग हैं, उस राजनांदगांव को जिहादी गांव बताकर भाजपा ने राजनांदगांव की जनता का अपमान किया है। भाजपा के इस करतूत का राजनांदगांव की जनता जवाब देगी और स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतरों से राजनांदगांव के चुनाव हार रही है, इसलिए इस प्रकार के ओछी राजनीति कर रही है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को पीछे छोड़ते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस बदली हुई रणनीति के साथ लोकसभा के चुनावी मैदान में उतर गई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने सभी बिग फेस पर चुनावी दांव लगाया है, जिसके तहत पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उतारा गया है, जिसे लेकर भाजपा अभी से हमलावर हो गई है। इस पूरे कार्टून विवाद पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पिछली बार सरकार जैसे चल रही थी, उनके मुखिया जहां भी होंगे ऐसा ही सोचा जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि पिछली बार जैसी सरकार चल रही थी, जनता ने जैसी पीड़ा झेली है, समाज में विभेद उत्पन्न हुआ है कि जैसी सरकार चली है पिछली बार, उनके मुखिया जहां पर भी होंगे ऐसा ही कुछ सोचा जाएगा। मैं बिल्कुल ये बात मान्यतापूर्वक कहना चाहता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते कहना चाहता हूँ कि सरकार जो पिछली चली है, जिसमें जनता ने जिस तरीके की पीड़ा झेली है, समाज में जैसे विभेद उत्पन्न हुए हैं, आज अगर वो राजनांदगांव से प्रत्याशी हैं तो कोशिश उनकी यही रहेगी, ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में 2023 का चुनाव ऐसा रहा जहां पहली बार धर्म और धर्मांतरण को लेकर माहौल गर्म रहा, और न केवल माहौल गर्म रहा बल्कि चुनावी परिणाम भी प्रभावित हुए, जिसके बाद भाजपा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से जिहाद का मुद्दा बनाने में जुट गई है। इसका असर क्या होगा, ये वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। डॉक्टर अवधेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ की सियासत में विधानसभा 2023 की उस तस्वीर को याद कर लीजिए जब पहली बार राज्य गठन के बाद धर्म और धर्मांतरण के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया और परिणाम भी उलट रहा कि सत्ताधारी दल कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी और 5 साल बाद बीजेपी की वापसी सरकार में हो गई। अब लोकसभा का रण सज चुका है, नामों का ऐलान कमोबेश पूरा हो चुका है। बीजेपी ने सभी 11 तो कांग्रेस ने 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। राजनांदगांव का जिक्र कर लिया जाए तो भूपेश बघेल को कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी बना के इस पूरे फाइट को हैवीवेट कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें भूपेश बघेल को और उनके साथियों को जिहादी गैंग का बताया गया। इस पे सूबे की सियासत गर्मा चुकी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। उज्जवल जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव है, आप बेहद ही सधे हुए अधिवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। अमित जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, चुनावी रण में इस तरह के दांव पेच चले जाते हैं, पिछले कुछ चुनावों से देखने को मिल रहा है।
एक कार्टून पे इतनी सियासत क्यों उबल गई छत्तीसगढ़ में? क्यों आप लोग इतने घबरा गए? अगर एक कार्टून बीजेपी ने पोस्ट कर दिया तो जवाब दे दीजिए। देखिए, आपको मैं बता दूं, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने फिरंगियों से आजादी की लड़ी लड़ी थी, तो हम इन संगियों से तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। डर नाम की चीज हमारे कार्यकर्ताओं में और हम में बिल्कुल भी नहीं है। रही बात, आपने कहा एक कार्टून को पोस्ट किया गया, ये इनकी मानसिकता बताता है। और जिस प्रकार का मैंने कहा ना, ज्वलंत मुद्दों पे चुनाव लड़ लीजिए, आ जाइए, दो हाथ हो जाए। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये चुनाव को भटकाना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो पोस्ट इन्होंने किया है और जिस प्रकार से जिहाद शब्द का यूज किया है, तो मैं अभी आपसे डिस्कशन करते करते आपको एक बात बताना चाहता हूं। जिहाद एक अरबी वर्ड है और उसका मीनिंग होता है संघर्ष करना। ये देखिए, लेकिन मानसिकता इनका बताता है कि जिस प्रकार से ये भाजपा के लोग लगातार, अगर आप देखेंगे तो दूसरे मुद्दों पे चुनाव को डाइवर्ट करना इनकी फितरत में है। छत्तीसगढ़ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण वाला हमारा स्टेट है और जिस प्रकार से यहां पर छत्तीसगढ़ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को अपनी अभद्र भाषा से, अपनी जहर नफरत वाली राजनीति से ये जिस प्रकार से सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और संस्कार धानी राजनांदगांव का जहां पर ये रण हो रहा है, वहां पर माता बमलेश्वरी का धाम है। वहां पर अभी जिस प्रकार से विद्यासागर जी का चंद्रगिरी पर्वत पे जैन समाज का बड़ा मंदिर है, उसी प्रकार से वहां पर बौद्ध विहार है। और लगातार हम राजनांदगांव को संस्कार धानी कहते हैं। ये स्टेटमेंट बताता है कि ये हम नहीं, ये घबराए हुए हैं। पहले ये कहते थे, अब देखिए एक मिनट, पहले ये कहते थे कि अपने बड़े नेताओं को उतारिए, अब हमने अपने बड़े नेताओं को हमारी पार्टी ने उतार दिया, तो ये घबराए हुए हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। घबराहट दर्शाता है। अमित जी, मैं जवाब ले लेता हूं। उज्जवल जी, क्यों आप लोग इतने घबरा गए कि रण शुरू होने से पहले ही आपने जिहादी कार्ड खेल दिया? अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है। अवधेश जी, भूपेश बघेल जी की राजनीतिक हत्या की साजिश है उनको टिकट दिया जाना राजनांदगांव से। लेकिन वो तो विधायक है ना, जहां वो रहते नहीं है। राजनांदगांव के किसी भी विधानसभा में दुर्ग से एक आयतित नेता को टिकट देना, देखिए अभी तक बलि का बकरा भूपेश बघेल जी ने लोगों को बनाया था। इस बार उन्होंने खुद बलि का बकरा बनना पड़ रहा है। और न मिसरा मिला न मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। यही हाल होने वाला भूपेश बघेल जी का। जिहादी शब्द क्यों यूज किया गया और ये बात क्यों की गई, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझिए आप। आपको याद है कवर्धा में हमले हुए, बिल्कुल दंगे हुए, भगवा झंडे का अपमान किया गया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, लोगों को जेल में बंद किया गया। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी को उन्होंने जेल में डाला था। हमारे कार्यकर्ताओं पर रातुका लगाया गया था। बीरनपुर की घटना आप याद कीजिए। मोहला मानपुर में सरजू टेकाम ने खुलेआम, इनके जो वर्तमान के विधायक इंदर शाह मंडावी, उनके सामने ये बयान दिया कि भाजपा का जो भी कार्यकर्ता है उसका आप गला काट दीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दुर्गा माता की प्रतिमा जलाई गई और उसके बाद एक कार्यकर्ता की खड़गांव में जहां पर यह बयान दिया गया, उसी इलाके में एक हत्या होती है दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापना करने में। ये क्या, इन बातों का आप क्या मतलब निकालना चाहेंगे? किस तरफ इंगित करती बातें आप सोचिए जरा। तो ये जो जिहाद गांव जो बनाने जा रहे हैं राजनांदगांव को, इसे हम होने नहीं देंगे और रिकॉर्ड वोटों से हारेंगे भूपेश बघेल। ये मैं आज इस टेबल से घोषणा कर रहा हूं, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है उज्जवल जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। के शर्मा जी का एक बार रुक कर लेता हूं। लेकिन सवाल यह है कि आयातित नेता तमाम तरह के पिच पे, जिस पिच पे आप विधानसभा का चुनाव खेल चुके हैं, न केवल खेले बल्कि आप जीत चुके हैं, उसी पिच को तैयार करने पे आप लगे हैं लोकसभा चुनाव के रण में। एक तरफ आप कहते हैं कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे और दूसरी तरफ इस तरह के सांप्रदायिकता को लेके आगे बढ़ने की आप बात कर रहे हैं, जबकि कानून में धर्मनिरपेक्ष तमाम चीजों का उल्लेख है। आप भी जानते हैं इस बात को उज्जवल जी। मैं एक बार केके जी का रुख कर रहा था। केके जी, राज्य गठन के बाद अब तक हुए विधानसभा चुनाव में 2023 का रण ऐसा रण रहा जहां पे धर्म और धर्मांतरण की राजनीति इतनी बलवती हुई कि परिणाम पलट गया। क्या लोकसभा चुनाव और ये तमाम आज की गतिविधियां उसी ओर इशारा करती है कि पर्टिकुलर वो क्षेत्र कवर्धा, बीरनपुर, साजा, राजनांदगांव, ये बेल्ट पूरा वही बेल्ट हो गया जो फिर से बीजेपी उसी पिच पे आगे बढ़ रही है?
देखिए, निश्चित रूप से पिच पहले से तैयार है। लोगों में बीरनपुर की घटना को लेकर जो आक्रोश था, जिसके चलते हुए देख रहे हैं कि रविंद्र चौबे जैसे दिग्गज नेता पराजित हो जाते। मोहम्मद अकबर जो कवर्धा में 60,000 मतों से जीते थे, झंडा कांड ऐसा चलता है, ऐसा वहां कर्फ्यू लगता है, ध्रुवीकरण ऐसा हो जाता है, कहा जा सकता है कि वहां पे एकदम से 42,000 मतों से विजय शर्मा जीत के आते हैं और गृह मंत्री बन जाते हैं। ये जो है, इसको आगे बढ़ाने की बात कही जा सकती है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र को ये घटनाएं प्रभावित करेगी। उसके बाद भाजपा शासन आने के बाद भी वहां घटनाएं हुई है। साधराम हत्याकांड हुई, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी या जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के साथ संबंध की बात आरोपियों से जोड़ा जा रहा है, तो वो उसकी पुष्टि होनी बाकी है। एनआईए जांच की घोषणा हो चुकी है। बीरमपुर कांड में देखेंगे, गांव में जिस तरह से आक्रोश है, मुख्य आरोपी जो विधायक बन जाता है, जिन मृतक का पिता विधायक बना देते हैं वहां के लोग, तो मुद्दे तो है, मुद्दे से आप इनकार नहीं कर सकते। अन्य विषय भी हो सकते हैं, जैसे मोदी की गारंटी की बात करें, केंद्र सरकार की सफलता विफलता, तमाम मुद्दे रहेंगे, लेकिन ये मुद्दा भी है। इस पर भी, इस पीठ पर भी आप कह रहे हैं तो कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। जिस ढंग से इसमें जिहादी गिरोह शब्द का उपयोग किया गया है, मुझे इस पर लगता है कि कांग्रेस कितनी आक्रामक हो पाती है, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जिन नेताओं की जो फोटो छपा है, कार्टून में दिख रहा है, वो जो है सीधा सीधा कहना चाहिए कि ये एक जनप्रतिनिधि है, कहा जा सकता है। कोई बैंक का अध्यक्ष रहा है, कोई मंत्री रहा है, कोई महापौर है। तो इस प्रकार से इनको लेकर के या इनको प्रचार से वहां रोकने की रणनीति है कि ये इनकी यहाँ पे पकड़ है। मोहम्मद अकबर का जैसे मैंने बताया कि 60,000 मतों से वहां जीते, इनको प्रचार से रोकने की बात है, या एक ध्रुवीकरण की बात हो रही है, या कांग्रेस पर जो जिहाद एक आरोप लग रहा है, जिहाद गांव बन जाएगा यदि कांग्रेस का वहां सांसद बन जाता है। तो इस प्रकार से जो बातें आ रही, उसके बाद सीएए शाम को आ जाना है, तो कंप्लीट मिला के ये है कि कहीं इनको कांग्रेस को घेरने की कोशिश है कि ये जिहादियों के समर्थक है। कांग्रेस इसका जवाब देना है कि कितने मैदान में आपत्ति खुल करके और इसका कितना लाभ। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं जी, इसमें देखना पड़ेगा। आप जवाब दे दीजिए। के जी ने सवाल उठाया है कि आप लोग इस पे कितने आक्रामक होंगे, एक, और दूसरा ये, क्या मुस्लिम संप्रदाय को लेके, एक धर्म विशेष को लेके कांग्रेस पे जो आरोप लगते रहे, उस आरोपों का जस्टिफिकेशन क्या आप लोग देते देते ही सियासत करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, के भैया का भी जवाब दूंगा, लेकिन भाजपा के मेरे छोटे भाई ने अभी जो प्रश्न किया था कि वो है भूपेश बघेल जी दुर्ग के हैं और राजनांदगांव में चुनाव लड़ रहे हैं, ना माया मिलेगी ना राम, तो मैं आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे बातों का उन्होंने प्रयोग किया था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कहाँ के हैं? प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं और आप उन्हें वाराणसी से चुनाव लड़ाते हैं। ये एक छोड़ दीजिए, राहुल जी वायनाड जाके लड़ते, सुनिए, तो ये तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं। मैं वही चीज बोल रहा हूँ। देखिए, सरोज पांडे दुर्ग के होम जी, मैं वही कहना चाहता हूँ ना कि हम वहां भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और एक कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा। देखिए, आगे बढ़िए जी इस विषय। और जिस प्रकार से, देखिए, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ कि आप ज्वलंत मुद्दों पे चुनाव लड़ने से आप घबराते हैं, और आप जो भी आप वादे करके आए थे, एक बार तो आप विधानसभा चुनाव मोदी जी की गारंटी पे आप ऐसा कहते हैं कि हम जीत गए। अब तो आपको मोदी जी के जो वादे किए थे, आपको वो उन बातों पे जाना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि क्यों महंगाई बढ़ी, क्यों लोगों की कमाई घटी, क्यों किसानों की 2022 तक आपने आमदनी दुगनी नहीं कर पाए, आप लागत दुगनी कर दिए। सारे सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आप घबरा रहे हैं साहब, और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं में 6 टिकट डिक्लेयर होने के बाद एक जो जोश आया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। और इस प्रकार का, मैंने कहा ना कि इस प्रकार का पोस्टर जारी करना, ये भाजपा के विकृत परेशानी और विकृत मानसिकता को झलकाता है। और मुझे लगता है ये पोस्टर जिसने भी इसको ट्वीट किया है या इसको एक्स पे डाला है, मुझे लगता है 100% वो मानसिक रोगी है। ठीक है, उज्जवल जी जवाब दे दीजिए कि संविधान धर्म निरपेक्षता की बात कहता है, आप लोग धर्म विशेष को लेके एक राजनीति को जोड़ दिए। आपने पूर्व मुख्यमंत्री को जिहादी गैंग का सरगना बता दिया, लीडर बता दिया, उनके पीछे तमाम जनप्रतिनिधियों को, महापौर एजाज ढेबर का फोटो आपने लगाया, उनके पीछे मोहम्मद अकबर का फोटो लगा दिया, नवाज खान की फोटो आपने लगा दी। क्या इशारा करते हैं, कौन से पिच पे आप जा रहे हैं, क्यों आप सीधे सीधे इलेक्शन पे क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, अब देखिए, संविधान का पूरा सम्मान है, पर तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण होनी चाहिए। हम तुष्टीकरण पर भरोसा नहीं करते। एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति, उनके कुकर्मों के प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि इतनी बुरी गत क्यों हो गई है। जिस श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरे विश्व से लोग आतुर हुए जा रहे हैं और हुए जा रहे थे कि उन्हें निमंत्रण पत्र मिले और वो जाके उसको समारोह में शिरकत करें।
और आज भी जाना चाहते हैं, उस आमंत्रण पत्र को कांग्रेस पार्टी द्वारा ठुकरा दिया जाता है। 500 सालों के संघर्ष को ये कौन सा तुष्टिकरण है, बताइए मेरे को। आपके यहाँ शादी का कार्ड आता है किसी के यहाँ, क्या आप लेटर जारी करते हैं कि मैं आपकी शादी में नहीं आऊंगा? आप नहीं जा पाते, वो अलग बात होती है, लेकिन क्या आप जारी करते हैं लेटर? इसी तरह सोमनाथ, भगवान सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा में नेहरू जी ने लेटर लिख के ये अपना जाहिर किया था कि मैं सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देना चाहता। कौन सी सांप्रदायिकता बढ़ रही है? राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से, सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा से? आप बताइए मुझे, ऐसा कौन सा तुष्टिकरण कर रही कांग्रेस? धर्मनिरपेक्षता पे पूरा यकीन है। मोदी जी जाते हैं यूएई में, मंदिर का उद्घाटन करके आते हैं, ठीक है, अजमेर में चादर चढ़ाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन किसी एक विशेष धर्म के प्रति सहानुभूति रखना, उनके लोगों का बचाव करना। लगातार हत्याएं हुई हैं, रोहिंग्याओं को बसाया गया कवर्धा में। आपके जो सरजू टेकाम थे, उनका क्या हुआ बताइए मेरे को। आप एफआईआर दर्ज की गई उनके खिलाफ? क्या पार्टी से उनको अलग किया गया? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? उस हत्या पे क्या आपने कार्यवाही की? जब बीरनपुर में हत्या हुई, क्या अरविंद चौबे जी उनसे मिलने पहुंचे? बाजू के क्षेत्र के विधायक है, ठीक है। क्या ताम्रध्वज साहू जी जो समाज के विधायक हैं, क्या भूपेश बघेल जी उस परिवार से मिलने गए थे? क्यों नहीं गए? ठीक है उज्जवल जी, उन तमाम बातों का निष्कर्ष आ चुका है। जनता जनार्दन ने बता दिया कि आपने जो एक पिच तैयार की उस पे आप विजय हुए। न केवल कवर्धा बल्कि आप आसपास के पंडरिया की भी बात कर लीजिए, तमाम सीटों पे आप जीत के आ गए। वो काट एक बार कल चल चुका है। दोबारा उसी पिच को तैयार करना, क्या छत्तीसगढ़ की ये राजनीतिक परंपरा हो जाएगी कि धर्म विशेष को लेकर सियासत और राजनीति होगी? इस सवाल के साथ मैं आऊंगा। मैं एक बार केके जी का रुख कर लेता हूं। केके जी, वर्तमान परिदृश्य में जो तस्वीरें आपको एक सियासत की दिखाई पड़ रही है, क्या छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश के लिए यह तस्वीर बेहतर माना जाएगा या इसमें संशोधन की आवश्यकता है? देखिए, तमाम प्रकार के जो बात अभी भाजपा के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी है, ये तमाम बातों को लेकर एक खुल के अपनी बात रखी। यही बात कांग्रेस की ओर से भी की जरूरी हो गया है कि क्या आप एक वर्ग विशेष के ही आप जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक वर्ग विशेष के संरक्षण बने, तुष्टिकरण के आरोप जो लग रहे हैं, इसको लेकर के हम सभी वर्गों को, जो जैसे भाजपा करी सबके साथ सबके विकास की बात करी, और संविधान में जिस तरह से उल्लेख है, जो बात आप कर रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात, इसको लेकर कांग्रेस उतनी मुखर उस ढंग से नहीं हो पा रही, मुझे लगता है कि जवाब देने को लेकर। जैसे बीरनपुर की घटना हुई, उसमें जाके उस घटना में कांग्रेस का क्या रोल था, क्या था ये नहीं, लेकिन भाजपा ने इसको ऐसा एक माहौल बना वहां पे कि गांव की घटना जो है पूरे क्षेत्र में जाता है कि एक मजदूर जो है रविंद्र चौबे जैसे दिग्गज नेता पराजित करे। भाजपा आरोप लगा रही कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री या रविंद्र चौबे उस क्षेत्र के विधायक वहां नहीं गए। ये सब बातें जो है जनता में कितना असर करती है, और इसको लोकसभा चुनाव तक, क्योंकि इसमें लाभ मिला है राजनीतिक रूप से, लोग वहां पे कहीं ना कहीं परेशान होंगे इन सब घटनाओं को लेकर, भय का वातावरण जो कुछ भी होगा, जिसके चलते हुए लोगों ने मतदान किया, एक मजदूर को वहां पे जिताया। इसी तरह से कवर्धा की घटना में एक दिग्गज नेता को वहां से पराजित होना, ये कांग्रेस को विचार करने की बात है। और जहां तक संस्कारधानी राजनांदगांव की बात है, तो वहां की जनता भी जागरूक है और जो फैसला करेगी वो इन सब विषयों को लेकर के करेगी, क्योंकि राजनांदगांव में बड़े बड़े दिग्गज नेता जीत के आए हैं और सभी विषयों को देखे। जैसे रमन सिंह की बात करें, मोतीलाल वोरा की बात करें, बाहर जाने वाले को वहां दिक्कत नहीं है, वहां पे एक योग्य प्रतिनिधि वहां के राजनांदगांव में लगातार वहां पे मिलता रहा है, जिसके चलते हुए राजनीतिक वजूद जो कहा जाए राजनांदगांव का छत्तीसगढ़ ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल मैं लौटूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल राजनांदगांव लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पे 1996 से 2019 तक के चुनाव पे अगर नजर डाल दिया जाए, 2007 का बाई इलेक्शन भी जोड़ ददीजिए, तो 8 टोटल चुनाव हुए। 8 में केवल 2 बार जो है कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई है। एक बाई इलेक्शन देवव्रत सिंह जीते थे, दिवंगत हो गए, और एक मोतीलाल वोरा 1998 में वो जीत के सांसद बने थे। लेकिन इसके अलावा 6 बार, 2014 की बात कर ली जाए, अभिषेक सिंह जीते, उससे पहले 2009 में मधुसूदन यादव जीते, 2019 में संतोष पांडे जीते। क्या इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए, अमित जी मेरा सवाल आपसे है, क्या इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए कांग्रेस जो है सबसे बड़े चेहरे को वहां पे उतार दिए? छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अगर माना जाए तो आज भी भूपेश बघेल सबसे बड़े चेहरे के रूप में माने जाते हैं। क्या यही वजह है कि आंकड़ों का विधानसभा का भी जिक्र कर लिया जाए कि 8 में से 5 सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है? देखिए, ये हाईकमान का निर्णय है। हाईकमान ये निर्णय किया और वहां के नेताओं की और वहां की जनता की मांग थी, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि उन्हें राजनांदगांव से लड़ाया जाए, और उनके हमारे कार्यकर्ताओं की बातों का सम्मान करते हुए, उनकी इच्छा के सम्मान करते हुए वहां से हाईकमान ने उन्हें टिकट, उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। दूसरी बात, अभी बहुत ही सम्मानित उज्जवल दीपक कह रहे थे कि सबसे ज्यादा लीडों से वो हारेंगे, तो मैं बता दूं कि उज्जवल दीपक को हम एक नेता के रूप में
और एक अच्छे लेखक के रूप में जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल वो शायद नया काम ज्योतिष बन के नया काम चालू कर दिए। मुझे लगता है कुछ प्रेडिक्शन भाजपा के नेताओं के भी कर देना चाहिए कि क्या स्थिति उनकी होने वाली है। खैर, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कह दूं कि एक जीत के बाद इतना अहम और वहम आदमी को नहीं पालना चाहिए। आज इनके एक नेता कह रहे थे एक डिबेट में आपके पहले कि हम जनता ने हमें उखाड़ फेंका है, तो मैं आपको बता दूं उखाड़ने के बाद भी हम 35 हैं। आपको कैसे उखाड़े थे? आप 14 सीट पे पहुंच गए थे। तो इसलिए एक चुनाव के जीतने के बाद इतना अहम और वहम मत पालिए। स्थिति परिस्थिति कभी भी बदल जाती है, और कहते हैं ना कि इस दौर में अंदाज निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। तो जनता जनार्दन होती है साहब लोकतंत्र में, और जनता का फैसला आने दीजिए। और लोकतंत्र में अब प्रजातांत्रिक मूल्यों में हम जनता के बीच में आ गए हैं। सारा चीज अब जनता के हाथ में, जनता को निर्णय करने दीजिए, और चुनाव के बाद हम फिर आपके चैनल पर बैठ के डिबेट कर लेंगे। ठीक है, उज्जवल जी जवाब दे दीजिए कि जनता जनार्दन है, एक जीत अदत एक जीत ने आप लोगों को अहम और वहम में उलझा दिया है, जिसके कारण आप तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। जवाब दे दीजिए। मैं आपको 3 बातें बताता हूं देश जी। राजनांदगांव में टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन, पाठ्य पुस्तक निगम का ऑफिस, पीएमजेएसवाई के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर का ऑफिस और गवर्नमेंट प्रेस, तीनों दुर्ग शिफ्ट हो चुके हैं पिछले कार्यकाल में। ये अन्याय किया है भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव क्षेत्र के साथ। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी लोकसभा क्षेत्र में विकास कराने के लिए उन्होंने राजनांदगांव के साथ पक्षपात किया है। ये काम हुआ है राजनांदगांव में, और राजनांदगांव की जनता इसका बदला लेकर रहेगी। जहां तक ज्योतिष बनने की बात थी, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। पिछले 2018 में हमारे पास राजनांदगांव की मात्र 1 सीट थी, राजनांदगांव। उसके बावजूद हम अच्छे वोटों से राजनांदगांव जीते थे। इस बार 4 है, जैसा आपके मुताबिक। नहीं, 3 सीट है। 3 है जी। सोचिए क्या होगा। कवर्धा, पंडरिया, राजनांदगांव। बिल्कुल 3 सीटों के बाद, और आप अगर इनके वोटों का प्रतिशत देखेंगे और नंबर देखेंगे, सारे आंकड़ों को फेल कर रही है। रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं राजनांदगांव। भूपेश बघेल जी का स्वागत है। ठीक है, लेकिन क्या ये जिहादी शब्द और धर्मनिरपेक्षता को परे करके ये वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष की राजनीति यूं चलेगी? दीपक जी, आखिरी सवाल, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। फैक्ट्स की बात करेंगे। मैंने 4 घटनाएं बताई हैं आपको। 4 घटनाओं पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी ने दिया था। हमने विरोध, हमने जनता के पक्ष में आवाज उठाई है। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है, ये कांग्रेस उठाती है, हम तो विरोध करते हैं कि तुष्टीकरण मुझे करना पड़ेगा। अमित जी 10 सेकंड जवाब दे दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ उज्जवल दीपक जी का जवाब देना चाहता हूं। जिंदगी वक्त के बहकावे में है, और इनके राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और उज्जवल दीपक जी, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छे शायर हैं अमित जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए। किसके नाव में छेद है और पानी किसके सिर के ऊपर से बहेगा, जनता जनार्दन तय करेगी। न केवल राजनांदगांव की, बल्कि छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा की जनता तय करेगी कि आखिरकार उन्हें किसे चुनना है और किस लिए चुनना है। क्योंकि जिस तरह से सियासत के पिच पे सौहार्द के बल्लेबाजी के बीच में सांप्रदायिकता को डाला जा रहा है, देखना होगा कि ये कितना घातक इस लोकतंत्र के लिए साबित होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।